नेक्स्ट चैप्टर जीके में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 63 टेस्ट योर जनरल नॉलेज। इसमें आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स में से पहले आप जो पढ़ चुके हो और कुछ एक्स्ट्रा भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो आपको इनके आंसर बताने हैं। नंबर 1, इफ़ ईच प्लेयर हैज़ वन 3 पॉइंट्स इन अ गेम द स्कोर इज़ डिस्क्राइब्ड एज। अगर किसी गेम में हर प्लेयर को 3 पॉइंट मिलते हैं तो उस स्कोर को कैसे बताया जाएगा? उसका आंसर है ड्यूएस। नंबर 2, द ऑस्ट्रेलियन ओपन, द फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड द यूएस ओपन टूर्नामेंट्स आर रेफर्ड टू कलेक्टिवली एज टूर्नामेंट्स। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन टूर्नामेंट्स, इन सब को किस नाम से पुकारा जाता है? इनका नाम है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स। नंबर 3, दे कॉल हर द सेरेगी बबका ऑफ वुमेन्स पोल वॉल्ट। इन 2005 दिस रशियन चैम्पियन बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू जंप ओवर 5 मीटर्स। इन्हें सरेगी बबका ऑफ वुमेन्स पोल वॉल्ट के नाम से जाना जाता है। 2005 में इन रशियन चैम्पियन ये 5 मीटर की ऊंची जंप करने वाली पहली महिला बनी थी। इनका नाम है येलेना इसिनबाएवा। नंबर 4, न्यू दिल्ली होस्टेड अ मेजर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट इन 2010, विच वन? न्यू दिल्ली में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट आयोजित किया गया था 2010 में। उसका नाम क्या है? कॉमनवेल्थ गेम्स। नंबर 5, निक नेम रोनाल्डो। ही वॉज द हाईएस्ट स्कोरर इन यूरो 2004 एंड कंटिन्यूज टू बी अ की प्लेयर फॉर इंग्लैंड। इनका निक नेम जो है रोनाल्डो, और ये 2004 में यूरोप में सबसे ज़्यादा गोल बनाने वाले प्लेयर बने थे और इंग्लैंड के लिए ये कंटिन्यू प्ले करते हैं। इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नंबर 7, सब्सटेंसेस यूज्ड टू स्टिक थिंग्स टुगेदर लाइक गम्स, रेजिन्स एंड ग्लूज, दे आर यूज्ड इन वेरियस प्लेसेस फ्रॉम पोस्ट इट टू नोट्स टू एयरक्राफ्ट्स। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि चिपकाने में काम आते हैं, जैसे गम्स, ग्लू और भी डिफरेंट टाइप की सारी ये चीज़ें होती हैं। यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट्स को भी चिपकाने में काम आते हैं। इन चिपकाने वाले सारे मटेरियल्स को किस नाम से पुकारा जाता है? अडेसिव्स। नंबर 8, अ मटेरियल दैट इज़ यूज्ड टू पेव रोड्स विद, इट इज़ मेड मोस्टली फ्रॉम क्रूड ऑयल और सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड यूजिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड्स। जब रोड्स बनते हैं, सड़क बनते हैं, आपने देखा होगा सड़कों को बनते हुए, उसमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसमें क्रूड ऑयल होता है, हाइड्रोजन, कार्बन कंपाउंड, ब्लैक कलर का डामर होता है ना, उसको बोला जाता है। इसका आंसर है एस्फाल्ट। नंबर 9, अ बिलीफ दैट गॉड और एनी सुप्रीम डाइटी डज नॉट एग्जिस्ट, एनी आर्ग्यूमेंट्स आर पुट फोर्थ टू डिस्प्रूव गॉड्स एग्जिस्टेंस। एक ऐसा विश्वास भगवान के लिए, उस सुप्रीम शक्ति के लिए कि वो कहीं नहीं है, और बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स किए जाते हैं कि भगवान है कि नहीं है। ये मत है एथिज्म। नंबर 10, द बिलीफ दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइदर प्रूव और डिसप्रूव दैट गॉड एग्जिस्ट, दस वन शुड नाइदर बिलीव नॉर डिसबिलीव इन गॉड। ये ऐसा मत होता है जिसमें भगवान की उपस्थिति यानी भगवान की सत्ता है या नहीं है, इसको ना प्रूव किया जा सका है ना डिसप्रूव किया जा सका है। इसलिए इसमें हम कह सकते हैं कि ना तो ये लोग विश्वास करते हैं, ना ही अंधविश्वास, मतलब अंधविश्वास करते हैं, मतलब ये मानते हैं कि भगवान है भी और नहीं भी। इसका नाम है एग्नोस्टिज्म।
Number 11. When a bowler or fielder asks the umpire if the batsman is out, the question typically asked is how's that or how's it. जब एक बॉलर या फील्डर अंपायर से क्वेश्चन पूछता है कि बैट्समैन आउट हो गया, तो वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? हाउज्ड या हाउज दैट, इसको बोला जाता है अपील. क्वेश्चन नंबर 12. व्हेन अ बैट्समैन इज आउट फॉर 0 इन द फर्स्ट बॉल ऑफ एन इनिंग्स. जब क्रिकेट में शुरुआत में ही पहली बॉल पर ही अगर कोई बैट्समैन 0 पर आउट हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? डक. नंबर 13. When a batsman is out because the bowler's delivery has hit the stumps and knocked off the bails. जब एक बैट्समैन माना जाए कि आउट है क्योंकि बॉलर ने जो बॉल फेंकी थी वो उसने स्टम्प्स को हिट तो किया, लेकिन उसके ऊपर जो बेल्स पड़ी हुई होती हैं वो नहीं गिरी, तो उसको क्या माना जाएगा? डिसमिस, यानी वो नॉट आउट होता है. नंबर 14. फिलिपिनो मार्शल आर्ट्स आर कॉल्ड एस्क्रीमा. सम स्टाइल्स यूज एम्प्टी हैंड्स while other use weapons like a stake, sword or knife. Ratnan, which is obtained from a cheap grass in the Philippines, is generally used to make the sticks. फिलीपींस में ये एक तरह की मार्शल आर्ट है जिसका नाम है एस्क्रीमा. इस मार्शल आर्ट्स के कुछ जो स्टाइल्स होते हैं वो या तो खाली हाथ से किए जाते हैं या कुछ उनके हाथों में हथियार होते हैं, जैसे कि कोई स्टिक हो गई, तलवार हो गई या चाकू हो गया. और ये जो फिलीपींस है वो इस स्टिक को बनाने के लिए बहुत ही हल्की ग्रास का यूज़ करते हैं. इसका आंसर है एस्क्रीमा. नंबर 15. थाई बॉक्सिंग इज कॉल्ड मुआय थाई. ट्रेडिशनली दिस स्टाइल वॉज यूज्ड बाय द आर्मी. It is called the science of 8 limbs as hand, feet, knees and elbows are used. 17th March is celebrated as Muay Thai Day in Thailand in honor of an ancient fighter who was captured by the Burmese king. He won his freedom by defeating 9 Burmese champions single-handedly. थाई बॉक्सिंग, जिसे क्या कहा जाता है? मुआय थाई. पुराने समय में ये जो स्टाइल था वो सेना में काम में आता था. इसके पीछे साइंस ये है कि हमारे बॉडी के जो 8 पार्ट्स हैं, जैसे हमारे दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटने और दोनों कोहनियाँ, है ना, 8 चीज़ें हो गई, ये इनका यूज़ किया जाता है. 17 मार्च को मुआय थाई डे के नाम से थाईलैंड में सेलिब्रेट किया जाता है. क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि एक बहुत पुराने फाइटर थे जिन्हें कि बर्मीज किंग ने अपने यहाँ पकड़ लिया था, गिरफ्तार कर लिया था. उसने बर्मीज चैम्पियंस को अकेले ही हराकर अपनी आज़ादी हासिल की थी. इस खुशी में 17 मार्च को मुआय थाई सेलिब्रेट किया जाता है. नंबर 17. इट इज़ एन इवेंट इन विच इंडिविजुअल्स, पेयर्स और ग्रुप्स परफॉर्म सर्टेन मूव्स ऑन आइस, ऑफन accompanied by matching music. They are world championships in this event and it is also included in the Winter Olympics. ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें या तो इंडिविजुअल अलग से या पेयर्स में या ग्रुप्स ये मिलकर बर्फ़ पर अपने मूवमेंट को प्रेजेंट करते हैं. ये मूवमेंट म्यूज़िक के साथ साथ होते हैं और वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए ये जो
इवेंट्स हैं या गेम है, ये विंटर ओलंपिक्स में खेला जाता है। आपको मालूम है विंटर में बर्फ़ ज़्यादा होती है, तो ये बर्फ़ पर इसको परफॉर्म किया जाता है और बहुत ही सुंदर मूवमेंट्स होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये इन्हें एक सौंदर्यात्मक मूवमेंट्स कहा जाता है। फिगर स्केटिंग। दिस इंग्लिश आउटलॉ हैड अ बैंड ऑफ मैरी मैन। इस अंग्रेज व्यक्ति ने नियम कायदे कानून को तोड़कर अपना एक गिरोह बनाया था जिससे कि वह लोगों को खुश रख सके। यानी एक तरह से माना जाए कि वह एक अंग्रेज डकैत था जो कि अमीर लोगों को लूटकर गरीबों की मदद किया करता था, उन्हें खुशियाँ देता था। इनका नाम है रॉबिन हुड। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों आपकी बुक में गलत दिया हुआ है, इसलिए इसको नहीं करना। अब है क्वेश्चन नंबर 20। इफ़ योर ग्रैंड पेरेंट्स वर सेलिब्रेटिंग देयर रूबी वेडिंग एनिवर्सरी एंड यू वांटेड टू लाइट अ कैंडल फॉर ईच ईयर, हाउ मेनी कैंडल्स वुड यू लाइट? कि अब अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी अपनी रूबी वेडिंग एनिवर्सरी मनाना चाहते हैं और आप उनकी शादी की सालगिरह के जितने साल हुए हैं उतनी ही कैंडल्स जलाना चाहते हैं, तो आपको कितनी कैंडल्स जलानी चाहिए? इट मीन्स आपसे पूछा गया है कि रूबी वेडिंग एनिवर्सरी कितने साल में मनाई जाती है। इसका आंसर है 40th एनिवर्सरी, यानी शादी के 40 साल बाद रूबी एनिवर्सरी मनाई जाती है। नंबर 21। विच इज़ ईजियर टू क्लाइंब, अ ग्रीजी पोल और अ रफ पोल? कि एक चिकना पाइप हो या डंडा हो या एक सादा रफ पोल, उस पर चढ़ना आसान होगा। कि इन दोनों में से किस पर चढ़ना आसान होगा, आप बताइए। एक रफ पोल पर हम आसानी से चढ़ सकते हैं, क्योंकि ग्रीजी पोल पर क्या होगा, हमारे हाथ पैर फिसलेंगे। इसीलिए चढ़ने के लिए हमें एक रफ पोल ही ईजियर रहेगा। थैंक यू। तो बच्चों यहाँ पर आपका बुक का कोर्स कंप्लीट हुआ। आगे हम जनरल क्वेश्चंस इसके करेंगे। ओके, थैंक यू।